गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ए टू जेड लर्निंग पार्ट रजमा। स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केसी सिन्हा का मैथ का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन उसे दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो चलिए हम दिलराज भाई से कह देते हैं, उन्हीं का बात आप मान लीजिए। चलिए बोलिए दिलराज भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ जान लेते हैं। वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है? तो सभी प्रकार के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब वास्तविक संख्या में पहला है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी हम लोग प्राकृत संख्या यानी कैपिटल एन है जिसका मान क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्राकृत संख्या न तो माइनस में हो सकती है और न ही शून्य हो सकती है। ठीक है, अगर कोई कह दे कि -2 प्राकृत संख्या है तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। क्या शून्य प्राकृत संख्या है? तो नहीं, शून्य भी प्राकृत संख्या नहीं है। अगर कोई कह दे 4/3 प्राकृत संख्या है तो ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? प्राकृत संख्या गिनती को संख्या के कहेंगे यानी 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक उसको ले जा सकते हैं, इसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। इसके लिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं और संख्या रेखा पर कहीं भी एक बिंदु मान लेते हैं O। ठीक, और संख्या रेखा पर हम लोग कुछ दूरी पर बिंदुओं को दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 7। इस तरह से हम लोग संख्या रेखा को दर्शा देते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ मान इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये 0 से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका O। क्या हो जाएगा? O। और इधर A1, A2, A3, A4, A5, A6 है ना, A7, इस तरह से दर्शा लेंगे। क्लियर? यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि A1 यानी A1 A2 बराबर हो जाएगा A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 बराबर हो जाएगा A6 A7। यानी ये जो दूरियां लेते हैं हम लोग बराबर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 ही सेंटीमीटर और लगातार 1-1 सेंटीमीटर तक लेते चलेंगे। इसलिए जब 1 ही सेंटीमीटर लिए हैं तो ये दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर, सदैव बराबर। और प्राकृत संख्या को हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सूचित करते हैं, इसलिए प्राकृत संख्या को कभी भी संख्या रेखा पर दर्शाना रहे तो इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। अगर कोई कहते हैं कि 4 को संख्या रेखा पर दर्शाए तो 4 यह रहा, यहाँ पर दर्शा लीजिएगा। अगर कोई कहते हैं 7 को दर्शाइए तो 7 को यहाँ पर दर्शा दी, इस तरह से। क्लियर हो गया?
तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अगर कोई पूछ दे प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो उसको बोलेंगे कि गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, या फिर एक से लेकर अनंत तक गिनी जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर। और प्राकृत संख्या को कभी भी संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो इस तरह से हम लोग एक संख्या रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं भी 0 मान लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 ऐसा करके दर्शा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं दूसरी संख्या। दूसरा संख्या है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको होल नंबर्स। तो सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, और सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को W द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ गए। यानी प्राकृत संख्या जो शुरू होता था कहाँ से, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उसी में हमको करना क्या है, शून्य को शामिल कर देना। इधर 0 लगा दीजिए, तो जो भी संख्या प्राप्त होती है नया सीक्वेंस, इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। दूसरा तरीका से हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे कि शून्य से लेकर अनंत तक गिने जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इंग्लिश में W यानी होल। यानी सभी पूर्ण संख्याओं को हम लोग बिलोंग्स करेंगे किससे, W द्वारा। क्लियर हो गया। अब यहाँ भी अगर कोई कह दे कि -1 पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, तो नहीं पूर्ण संख्या है। क्लियर। जब भी स्टार्ट होगा तो शून्य से लेकर के आगे की ओर बढ़ेगा। समझ गया ना। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है। अगर हम कह दें कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से। तो पूर्ण संख्या प्राकृत में शामिल तो नहीं है, लेकिन इसी को उल्टा बोले कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या में भी 1 शामिल जरूर है। समझ गए ना बात। इस प्रकार का आपका प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, वहां पर करना है। अब देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। इसके लिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं, और संख्या रेखा पर बिंदुओं को दर्शाने के लिए समान दूरी पर बिंदुओं का नाम देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से शुरू से स्टार्ट किए हैं, और यहाँ मान लेते हैं क्या, O। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना। और फिर वही A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, शून्य से। यानी लिखेंगे कि OA बराबर A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A4 A5, इसी तरह से आगे जाएंगे। यानी कि सभी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर। इनफाइनाइट तो जा सकते हैं हम लोग। तो जब भी पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना हो तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। समझ गए आप। बढ़ते हैं अगले संख्या की ओर। अगला पॉइंट है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को यानी -1 -2 -3 डॉट डॉट को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, और सभी पूर्णांकों के समुच्चय के संग्रह को हम लोग Z द्वारा सूचित करते हैं। आपको याद रखना होगा, जैसे प्राकृत संख्या को हम लोग n द्वारा सूचित करते थे, किसके द्वारा, n द्वारा। उसी प्रकार होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को W द्वारा, और यहाँ पर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे सूचित करेंगे, Z द्वारा। क्लियर। तो पूर्णांक कहेंगे किसको, यानी पूर्णांक में शून्य भी शामिल हो सकता है, माइनस में भी कोई संख्या रह सकती है, और प्लस में भी रह सकती है, किंतु दशमलव में नहीं रह सकती है, बटा के रूप में नहीं रह सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग अलग अलग प्रकार से विभाजित करेंगे। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या में
पहला ले लेते हैं क्या, पहला लेते हैं धनात्मक, सॉरी पूर्णांक होगा, पूर्ण नहीं पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक। इसका जब डिवाइडेशन करेंगे तो तीन तरह के इसको से बांट सकते हैं। एक है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से धनात्मक पूर्णांक रहेगा। वही दूसरा देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, तो -1 -2 -3 -4 ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। वही एक हो जाएगा क्या, शून्य पूर्णांक, क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शून्य पूर्णांक। समझ गया ना। तो आपसे अगर कोई कह दे कि पूर्णांक कहते हैं किसको, तो उनको आप बोल सकते हैं कि जो P/Q के रूप में रह सकता है, लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि Q का जो मान है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे कह देते हैं हम 4/2, ये पूर्णांक है कि नहीं, तो बिल्कुल पूर्णांक है। इसमें 2 से भाग लगाइए तो कट के आगे कितना, 2 बार में, तो कुछ नहीं तो 2/1 ही है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 3/4, क्या ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ Q का मान क्या आ रहा है, 1 के अलावा 4 आ रहा है, ये कटेगा ही नहीं, तो इसका मान दशमलव के रूप में आएगा, इसलिए पूर्णांक ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी संख्या अंक जो पूरी हो विदाउट दशमलव वगैरह, बटा उठा, अगर बटा रहे तो 1 के रूप में रहे, 1 के अलावा कोई भी नीचे रहे तो पूर्णांक नहीं, पूर्णांक की गिनती में वो नहीं आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। अब पूर्णांक 3 तरह का होगा, 1 2 3, जो प्लस में रहेगा धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में रहेगा ऋणात्मक पूर्णांक, और जो शून्य रहेगा वो शून्य पूर्णांक होगा। क्लियर। और अभी तक जितना देख रहे हैं आप, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, जिसका हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेना है आपको इस तरह से, और संख्या रेखा पर बीच में हम लोग, बीच में या कहीं भी मान सकते हैं आप, शून्य डाल देते हैं। ठीक है, और इधर माइनस में चलेंगे, क्योंकि संख्या रेखा आप पहले भी पढ़े होंगे इससे पहले वाला क्लास में, तो वहाँ क्या देख हैं कि शून्य से बाईं तरफ जाते हैं तो हम लोग नेगेटिव में जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 है ना, -5 इस तरह से। और वही शून्य से अगर दाएं तरफ जाते हैं राइट साइड, तो प्लस में बढ़ता है, यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह से, जहाँ तक आप जा सकते हैं इनफाइनाइट, है ना। अब कुछ हम लोग इधर, ये तो 0 हो गया, और इधर ऊपर में O ले लेते हैं। क्या लेते हैं, O। इधर हो जाएगा A, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से। और इधर मान लेते हैं क्या, B, तो हो जाएगा B1 B2 B3 B4, और आगे जहाँ तक बढ़ना है ना। और इस प्रकार मानेंगे कि अगर B4 B3 बराबर है B3 B2 का, तो सभी बराबर हो जाएगा इधर, है ना। B2 B1 बराबर B1B बराबर BO बराबर OA बराबर AA1 बराबर A1 A2, है ना, बराबर A2 A3 बराबर A3 A4। उसी तरह से जो भी लिखना है इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग दूरी को बराबर ही रखेंगे, दूरी को हमेशा क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। ये बात अलग है कि इधर जाएंगे तो नेगेटिव में जाते हैं और इधर पॉजिटिव में जाते हैं, लेकिन दूरी बराबर ही है, दूरी बराबर होता है, दूरी को कम ज़्यादा ना करेंगे, दूरी हमेशा बराबर लेते हैं, क्योंकि दूरी ऋणात्मक होती भी नहीं है, दूरी तो पॉजिटिव ही होती है। ये भले है कि शून्य से इधर हम लोग संख्या रेखा पर माइनस में मानते हैं मान को, लेकिन दूरी क्या लेंगे, समान लेंगे। तो इस प्रकार अगर पूर्णांक को दर्शाना रहे संख्या रेखा पर, तो अब बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं। अगर शून्य को दर्शाना रहे तो इधर -4 को दर्शाना रहे तो यह -4 रहा,
ठीक है, +6 को दर्शाना रहे तो +6 यहाँ पर रहा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। परिमेय में किसको? प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को और पूर्णांक को। आप संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। और क्या किसे कहते हैं समझ में आएंगे गया होगा। बढ़ते हैं अगले संख्या की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर समृद्ध संक्रियाएं। देखते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्याओं के इस गुण को हम यह कहकर व्यक्त करते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी संग्रह का जो योग है वो संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध होते हैं यानी क्लोज्ड होते हैं। समझते हैं इसको। दो संख्याओं का योगफल, मान लेते हैं कि एक प्राकृत संख्या 1 है, दूसरा प्राकृत संख्या 6 है। दोनों का योगफल क्या आएगा? 7 आएगा। तो क्या 7 प्राकृत संख्या नहीं है? 7 भी प्राकृत संख्या ही है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, 3 और एक लेते हैं 15। दोनों जोड़िए क्या आएगा? 18। तो 18 भी क्या है? एक प्राकृत संख्या ही है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि दो प्राकृत संख्याओं को अगर हम योग निकालेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगा, यानी बिलोंग्स करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। यहाँ तक क्लियर आ गया? तो इसमें तो यही कहा गया था और कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग अंतर की बात करते हैं। ये तो योग देखें, हालांकि इसमें लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अंतर। एक लेते हैं क्या? 4, है ना। और एक अंतर इसमें कर देंगे किससे? अंतर कर देते हैं 5 से। तो जब 4 में 5 को घटाइएगा तो कितना आएगा? -1। तो क्या -1 प्राकृत संख्या है? तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही अगर 4 रहने दें और इधर अंतर करें किससे? 3 से, तो 4 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा? 1। एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से निष्कर्ष इसका निकला कि प्राकृत संख्याओं का योगफल तो सदैव प्राकृत संख्या ही आती है, किंतु उसका अंतर कोई जरूरी नहीं कि प्राकृत संख्या ही आएगी। समझ गया ना? योगफल के लिए बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन अंतर के लिए कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग इसी में इसका गुना करके देख लेते हैं, क्या गुना पर भी प्राकृत संख्या ही बना रहता है या फिर कुछ और आता है। तो गुना पर जांच कर लेते हैं। इसे मान लीजिए 4 है और गुना कर दें किससे? 2 से, क्योंकि दोनों प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का गुना करते हैं तो 4 दूनी 8। तो क्या 8 प्राकृत संख्या है? बिल्कुल ही प्राकृत संख्या है ना। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जिसे 2 ले लेते हैं और गुना करते हैं 3 से, कितना आ जाएगा? 6। 6 भी क्या है? प्राकृत संख्या ही है। यानी कि योग पर भी प्राकृत संख्या बनी रहती है और गुना पर भी प्राकृत संख्या ही बनी रहती है। ऐसा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वहां पर आपको कर लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखते हैं आगे। आगे बोला गया है कि दो पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होगा, साथ ही दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक ही होगा। अतः पूर्णांकों का समुच्चय z जोड़ और घटाव की संक्रियाओं के सापेक्ष समृद्ध होते हैं। यानी कि जोड़ और घटाव दोनों का ये पालन करेगा। देखते हैं जो कथन कहा गया वो स्टेटमेंट सही या फिर गलत। इसके लिए कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक -1 लेते हैं। -1 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक +-0 हो सकता है ना। और इसका योग निकालते हैं 5 के साथ, क्या हो जाएगा? 4। तो 4 पूर्णांक है, बिल्कुल 4 पूर्णांक है। 4 बिलोंग्स करेगा पूर्णांक के साथ, इंटीजर के साथ, है ना। या फिर जेड भी आप कह सकते हैं, जेड द्वारा इसको सूचित किया जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं -4 और -5, क्या हो जाएगा? -9, है ना। जब घटाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। तो ये भी क्या है? पूर्णांक ही है। 9 भी क्या है? 9 भी पूर्णांक ही है। तो जोड़ या घटाव कीजिए पूर्णांकों के साथ तो हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य है। कुछ और उदाहरण आप लेना चाहेगा तो ले सकते हैं। जैसे 6 ले लीजिए और -8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -2। तो -2 भी क्या है? पूर्णांक को ही सूचित कर रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है कि यदि दो पूर्णांक में धन ऋण शून्य हो सकता है को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा और अतः पूर्णांकों का समुच्चय जेड गुणन की संक्रियाओं के सापेक्ष भी संवृत होते हैं, यानी पालन करते हैं क्रियाओं को, यानी वो भी पूर्णांक ही होते हैं। तो इसका तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि दो पूर्णांक किसको कहेंगे, जो धन रह सकता है, ऋण रह सकता है, शून्य भी रह सकता है, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए। जैसे -1 क्या है, पूर्णांक है, गुना कर लेते हैं किससे, -2 से, दोनों भी पूर्णांक ही ना है, तो गुना कीजिए कितना आएगा, +2 आएगा, तो +2 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। क्लियर। 5 ले लेते हैं, गुना करते हैं किससे, 12 से, क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, दोनों पूर्णांक ही, गुना किए 60 आया, 60 भी क्या है, पूर्णांक को ही सूचित करता है। क्लियर। और कुछ ले लेते हैं पूर्णांक में, जिसे ले लेते हैं 4/2, है ना, 4/2 क्या पूर्णांक है। आपको लग रहा होगा कि नीचे में 2 है तो पूर्णांक किससे, तो काटेगा तो 2 दूना नहीं कट जाएगा, और गुना 8 भी पूर्णांक है, इसको काट दिए 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 16 क्या आया, पूर्णांक ही आया, यानी बिलोंग्स कर रहा है किसको, जेड को, यानी पूर्णांक को बिलोंग्स कर रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ था ही नहीं, गुना करने पर पूर्णांक ही आता है। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या को, कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। कहता रेशनल नंबर, यानी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। कोई भी संख्या को P/Q के रूप में अगर लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिमेय संख्या, लेकिन शर्त होना चाहिए कि Q का मान 0 नहीं होए, यानी हर जो है हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 2/3 परिमेय संख्या है ना, 8/12 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में है, लेकिन Q यानी 0 निचवा में नहीं होना चाहिए, तो निचवा में किसी में 0 नहीं है, तो पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गया ना। लेकिन अगर कह दे कि 5/0 क्या परिमेय है, तो बिल्कुल भी परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि Q = 0 आ गया, इसलिए परिमेय नहीं होगा। लेकिन कोई कह दे 0/5 क्या परिमेय होगा, तो बिल्कुल ही परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 परिमेय संख्या होती है। क्लियर यहाँ तक। अब परिमेय आप समझ गए होंगे, परिभाषा भी समझ गए। अब हम लोग इसी का दूसरा परिभाषा समझते हैं, है ना। ये तो हो गया पुराना परिभाषा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग देते हैं कुछ नया परिभाषा। नया परिभाषा होता है कि जिस भिन्न का दशमलव प्रसार या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती, है ना, शांत या शांत आवर्ती हो, शांत या शांत आवर्ती हो, उसे क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। जिस संख्या का यानी जिस भिन्न का दशमलव प्रसार अगर शांत होता है या फिर अशांत भी रहे लेकिन आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, या आवर्ती क्या है, इसको समझते हैं अब एक उदाहरण के जरिए। जैसे मान लेते हैं एक भिन्न है 1/8, क्या है 1/8। हम कहते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो शांत आएगा। आखिर शांत कैसे आएगा, क्यों आएगा, है क्या शांत, इसको समझिए। 1 में 8 से भाग लगाते हैं, इसका तो यही ना हुआ, 1/8 मतलब क्या हुआ कि 8 से 1 में भाग लगाते हैं। तो भाग लगाए तो यहाँ पर क्या है, आगे 0 लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए, और यहाँ 0 डालते हैं तो 8 है, क्या है 8, कितना उतर जाएगा 2। एक बार दशमलव डाल दिए तो दोबारा दशमलव डालना नहीं है, अपना मन से 0 उतारना है। 8 से लगाए 8 दूनी 16, कितना उतर जाए यहाँ पर 4, 0 8 बचे 40, कट गई पूरा पूरी। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 1/8 का मान आया है 0.125, यानी दशमलव के बाद पूरा पूरी क्या हुआ, कट गया। तो जब भी आप ध्यान में रखिएगा, जब भी भागा लगाएं बटा के रूप में रहे, और भागा लगाने के बाद दशमलव के बाद अगर पूरा पूरी कट जाता है
तो इसी को बोलते हैं क्या, शांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको, शांत आवर्ती या फिर शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर हो गया। और जिसका शांत दशमलव प्रसार रहता है या शांत आवर्ती होता है वो परी में होता है। वो क्या होता है, परी में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं अशांत, अशांत आवर्ती क्या होता है। तो इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1/7 लेके चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या रह जाएगा, 1/7। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 में 7 से भाग लगाएंगे। कितना बार में लगेगा, दशमलव डालिए, यहाँ शून्य उतारिए, सात कहाँ है, 7, 7 3 10, 0, 7 चौ 28, उतरेगा 2 0, 7 दूनी 14, उतरेगा 6, उतरेगा 0, 7 8 56, उतरेगा 4, उतरेगा 0, 7 5 35, उतरेगा कितना, 5 नहीं 5। उसके बाद 0 डालिए यहाँ पर, क्या, उसके बाद हो जाएगा कितना, 7 49, घटा दीजिए कितना उतर जाएगा यहाँ पर, 1 0, 7 का है 7, है ना। फिर उतरेगा 3 0 7 चौ 28। यहाँ से आप देखिएगा कि जो संख्या आया है 1 4 2 8 5 7, यही दोबारा रिपीट करेगा। ये ना आ रहा है, देखिएगा भागा लगा करके आप, यही संख्या बार बार आएगा। तो यहाँ से देखिए कि 1 में 7 से अगर भाग लगाते हैं 1/7 से, तो दशमलव के बाद ही कटता भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, कटता तो नहीं है लेकिन रिपीट जरूर कर रहा है। तो जब कटे नहीं और रिपीट करे तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको, अशांत आवर्ती। और जो अशांत आवर्ती रहता है वो भी परिमेय संख्या ही होती है। यानी कह सकते हैं कि 1/7 भी परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो शांत और अशांत आवर्ती को आपने सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण को देखते हैं। तो इसके लिए एक संख्या रेखा लेना होगा, है ना। तो हम लोग संख्या रेखा को ड्रा कर लेते हैं। चलिए ड्रा कर लेते हैं। तो एक संख्या रेखा ड्रा कर लिए हैं, है ना। और पहला प्रश्न रह जाएगा परिमेय संख्या के रूप में 1/5, यानी 1/5 को हम लोग इस संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे यानी दर्शाएंगे। तो इसके लिए संख्या रेखा बना लेना होगा और देखते हैं कि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में इधर हमको चलना होगा। इधर मान लेते हैं 1 है ना। फिर यहाँ 2 है, बराबर दूरी पर आपको मान रखना होगा। यहाँ पर मान लेते हैं 3 है। अब 1/5 का मतलब क्या समझते हैं, जब इसे भाग लगाएगा तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा कहीं न कहीं। यानी 0 से तो बड़ा है किंतु 1 से क्या है, छोटा ही है। यानी 0 और 1 के बीच में है। तो इसको दर्शाने के लिए नीचे में जितना रहेगा उतना भाग में आप बांटिए इसको। नीचे में कितना है, 5 है। तो 0 और 1 को 5 खंड में विभाजित करिए। तो विभाजित हम लोग कर देते हैं। 1 2 3 4 और 1 5 है। ठीक है, आप बराबर मतलब इंच से नाप करके बनाइएगा ताकि बराबर खंड बटे। हम ऐसे बनाते हैं तो अंदाज नहीं मिलता है और बड़ा छोटा हो जाता है। कोई बात नहीं, 5 खंड में बांट देता है। 1 2 3 4 5 भाग, जिसमें क्या है, पहला भाग पर ही है, पहले भाग पर है। तो जो पहला भाग यहीं पर हो जाएगा 1/5। तो जब कभी भी 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना हुआ तो हम लोग इस प्रकार दर्शा देंगे। समझ गए। अब हम लोग कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे में दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं क्या, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं 2/3। अगर कभी भी 2/3 को दर्शाना रहे तब किधर करेंगे,
तो ये भी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में ज़्यादा स्पेस रखते हैं और नेगेटिव में कम रखते हैं, कारण नेगेटिव में तो कोई काम है ही नहीं। तो 1 2 है ना, 3 4 और इधर भी आप जा सकते हैं। तो 2/3 मतलब क्या समझते हैं? जब 2 में 3 से भाग लगाइएगा, इसका मान 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा ना, दशमलव में आएगा, यानी 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है। और यहाँ जो बटा में है, बटा में क्या है? 3 है। तो जितना बटा में रहता है उतना ही भाग को बांटते हैं, यानी 1 और 0 के बीच में इसका मान आएगा और उसको हम लोग 3 बराबर भाग में बांटेंगे। तो बांट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग और 1 3 भाग, है ना। 3 भाग में बांटना हो तो 2 ही पाई पारिएगा, तीसरा पाई तो अपने आप हो जाएगा, जोड़ा जाएगा वो। अब बना दिए। अब जिसमें दूसरा भाग पर है, तो ये पहला भाग हुआ और ये दूसरा भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ। यहीं पर यानी 2/3 को हम लोग रख देंगे। क्लियर? तो 2/3 को रखना बहुत आसान है, संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल सा है। एक संख्या रेखा ड्रा कर लेते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस बार 6/5, क्या लेते हैं? 6/5। ये भी पॉजिटिव में, इसलिए इधर चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से। क्लियर? अब 6/5 मतलब समझिए, अगर 6 में आप 5 से भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? 5 1 5, घटाइए कितना आता है? 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1/1/5। 6/5 बराबर क्या लिखेंगे? 1/1/5। तो क्या देखते हैं कि 1 से तो बड़ा है, जब आगे में 1 लगल है और इधर पूर्णांक अभी बच ही रहा, 1 से बड़ा है ना, लेकिन 2 से तो छोटा है। तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में इसको हमको रखना होगा। 1 और 2 के बीच में ना, तो 1 और 2 के बीच में रखते हैं, लेकिन निचवा में कितना है? 5 है। इसको हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। बांट दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5, और 5 भाग में बांट, जिसमें कितना है? पहले भाग पर हम लोग हैं, पहले भाग पर ना। ये जो पहला भाग हुआ, यहीं पर इसको रख देंगे, पहला भाग पर। क्या? या तो 6/5 लिख दीजिए या फिर 1/1/5 लिख दीजिए, दोनों इसका सही है। जब कभी भी 6/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना रहे तो आप आसानी से दर्शा दीजिएगा इस प्रकार से। क्लियर हो गया? और उदाहरण लेते हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उदाहरण लेते ही रहेंगे। एक संख्या रेखा और बनाते हैं, और इस बार उदाहरण लेते हैं 11/3। कैमा उदाहरण हो जाएगा? शायद चौथा हो जाएगा, 11/3। तो इसको जब तोड़िएगा तो 3 से भाग लगाए किस में? 11 में। 3 तिया 9, कितना उतर जाएगा? 2 न, यानी 3/2/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2/3। अब समझिए, इधर 0 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं कि क्या 3 से बड़ा है किंतु 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है, 4 से छोटा, यानी 3 और 4 के बीच में इसको रखना होगा। बीच में रखने के लिए क्या करेंगे? 3 भाग में बांटना होगा। नीचे में जो हर में रहता है उतने भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में इसको बांट दीजिए, 1 2 और 1 3। इसमें क्या है? हम लोग दूसरा पार्ट पर हैं, यानी दूसरा भाग पर हैं, तो पहला और दूसरा, यहीं पर क्या हो जाएगा? 11/3। क्लियर? अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। जब भी परिमेय संख्या को किसी संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो बहुत ईजी है, इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब कुछ हम लोग नेगेटिव वाला उदाहरण को देखते हैं, यानी जब माइनस में रहे कोई परिमेय संख्या तो उसको कैसे दर्शाएंगे, उसको भी बहुत आसानी से दर्शा लेते हैं। एक संख्या रेखा बनाइए और उदाहरण ले लेते हैं, अगला 5 नंबर शायद हो जाएगा। ले लेते हैं -15/2। ये भी परिमेय संख्या है ना, है। इसको जब 15 में 2 से भाग लगाइएगा, कितना आ जाएगा? 2 सते 14, उतरेगा कितना? 1।
इसको लिख सकते हैं क्या, 7 माइनस में 7.1/2, ये नहीं लिख सकते हैं। तो देखते हैं माइनस में, तो इधर से चलना होगा, इधर से स्टार्ट करते हैं, कार्य के शून्य के इधर आते हैं तो माइनस में आते हैं, तो 0, -1 है ना, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और डॉट डॉट कर देते हैं इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि 7 से तो बड़ा है किंतु 8 से छोटा है। ये बात अलग है कि माइनस में आप ले जाएगा तो ये मान उलट जाता है, जो मान बड़ा रहता है वही छोटा होता है और छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। लेकिन फिलहाल में माइनस को छोड़ते हैं तो क्या है, 7 और 8 के बीच में है, 7 8 के बीच में है, नीचे में कितना है 2, तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं, तो एक भाग यह हो गया और एक भाग यह, 2 भाग में बट गया ना, 2 भाग में बट गया, जिसमें किस पर हम लोग हैं, पहले भाग पर है, यानी यहीं पर हो जाएगा -15/2। ये जो पार्ट हुआ यही -15/2 हो गया। समझ गए कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा तरह के हम लोग उदाहरण ले चुके हैं यहाँ पर। तब परिमेय संख्या परिमेय संख्या हुआ ना, और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी को आप संख्या रेखा पर दर्शा दीजिएगा और समझ में आएंगे किसको कहेंगे। अब देखते हैं कुछ और अगला इसका जो पॉइंट है उसको। अगला पॉइंट है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या लिखना। यदि a और b 2 भिन्न परिमेय संख्याएं हैं तो a और b के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है ना, अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। यानी 2 को अगर परिमेय संख्या है तो उनके बीच में कितना परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसके लिए कई एक विधि है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए। हम कुछ 1-2 विधि का चर्चा करते हैं, और किताब में आपका जो विधि दिया है, बहुत सारा विधि दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो विधि आपको समझ में ज़्यादा आएगा ही नहीं, इसलिए हम अपना हिसाब से आपको बता देंगे, बहुत ईजी तरीका से आप समझ लीजिएगा। तब प्रथम विधि का हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम विधि, मान लीजिए कि 2 को संख्या है, एक a है और एक b है। इस प्रकार है कि a छोटा है, b बड़ा है, ठीक। और इनके बीच में अगर संख्या निकालना हो, यानी कि a और b के बीच, a और b के बीच की परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो होगा a + b/2। समझ गया ना, a + b/2 हो जाएगा, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसी से यूज करके हम लोग पहली संख्या को ज्ञात करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कि 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच है ना कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या निकालते हैं, पहली संख्या। तो पहली संख्या लेके वही करेंगे, a + b/2। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2/2 कीजिए, कितना आएगा 3/2, 3/2 ना। अब निकालते हैं दूसरी संख्या, क्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फिर वही करेंगे, पहली संख्या को रहने देते हैं 1, और ये पहली संख्या प्राप्त हुआ इधर से 3/2, इसको ले लेते हैं, ठीक। और बटा में क्या हो जाएगा, पूरा बटा में 2 ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा कितना 2 × 1 2 + 3, और बटा के अंदर नीचे आएगा 2, और साथ में नीचे से पहले से 2 था, हो जाएगा कितना 3 × 2 = 5/4। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 5/4। समझ गए ना। अब देखते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए 3/2 को रहने देते हैं इस बार, और साथ में किसको ले लेते हैं, साथ में जो दूसरा संख्या इधर
उसको रख लेते हैं, है ना। और बटा में टोटल हो जाएगा 2, ए प्लस बी बटे 2, तो यहाँ होगा 3/2, और नहीं तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2, 3 से भाग लगाया तो एक बार में, और प्लस क्या 2 दूनी 4, आई 2 यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 4 3 7/4। इस प्रकार आपने देखा कि पहली संख्या होगा 3/2, दूसरी संख्या हो गया 5/4, तीसरी संख्या हो जाएगा 7/4। हालांकि ये नहीं है कि जरूरी कि यह सही है, यह सही, यह सही। इसके अलावा बहुत सारा विधियां हैं निकालने का, और सब विधि से मान थोड़ा चेंज होकर के आता है, अलग अलग आता है ना। इसलिए आपके बुक में दिया रहेगा कि इतना से इतना का जो उत्तर है वो विद्यार्थियों को उत्तर और बुक में जो दिया गया उत्तर उससे भिन्न हो सकता है। इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है। दोनों दो संख्याओं के बीच में हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा उत्तर कुछ आ सकता है, आपका उत्तर कुछ भी आ सकता है। मेथड सही होना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग दूसरी विधि का बात करते हैं, जो कि अपना मेथड है। हम लोग देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि मान लीजिए एक और क्वेश्चन रह जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कह दे कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब जब इसको निकालना रहे तो अब क्या कीजिएगा, फिर सोचेंगे a प्लस बी कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बहुत कठिन होगा। इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाएंगे, तरीका करेंगे क्या, कोई अपना एक संख्या मानेगा और उससे दोनों में गुना करेंगे। शर्त यही होना चाहिए कि दोनों में गुना करना है आपको, एक में गुना कीजिएगा जोड़ा है, दोनों में गुना कीजिएगा, है ना। तो दोनों में गुना करना है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं 10 से दोनों में गुना कर देते हैं। 10 से दोनों में गुना करने पर 10 से दोनों गुना करते हैं तो एक था तो एक में 10 से गुना कीजिएगा, और ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 ऊपर किए गुना तो 10 से नीचे भी गुना करें, ताकि बैलेंस बना रहे, कोई ना कहे कि आप 10 कहाँ से लाए हैं, समझ रहे हैं ना। और इसमें भी वही करते हैं, 2 में ऊपर नीचे 10 से गुना करते हैं। आप 10 से 10 काट सकते हैं, यही बात है कि 1 और 2 ही बचा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 10/10, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया 20/10। अब दोनों के बीच को संख्याएं अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 11/10, 12/10, है ना, 13/10, 14/10, 15/10। 5 को लिखना था, यहाँ 5 से ज़्यादा लिख सकते हैं हम, 16/10 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए इसी में कह दिया कि 20 परिमेय संख्या लिखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा तो कम आएगा, 20 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 100/100 से गुना कर दीजिए, बहुत सारा संख्या आ जाएगा। तो सबसे आसान मेथड यही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, अपना मन से कोई भी एक संख्या मानिए। अगर ज़्यादा निकालना है तो बड़ा संख्या लीजिए। आप कोशिश कीजिएगा 0 वाला ही लेना, क्योंकि 0 वाला के गुना करना बहुत आसान होता है। और इस प्रकार लिखिए, आपका जो बुक में आंसर दिया रहेगा वो उससे बिल्कुल भी मैचिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको कोई गलत साबित नहीं करेगा कि आपने गलत बनाया है। मेरे पर विश्वास आप रखिए, समझ रहे हैं ना। कुछ और प्रश्न को देखते हैं, आपके बुक में भी दिया है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं इस प्रकार से, 3/4 है एक परिमेय संख्या, और दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं जैसे 8/3, ठीक है। और कहेगा कि इन दोनों के बीच आप परिमेय संख्या निकालिए। तो इसके लिए भी आप वही कीजिएगा, जिसे कह देगा कि इनके बीच, है ना, इतना और इतना के बीच कितना 3 ले लेते हैं, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो फिर से यहाँ पर करिएगा क्या, जो हर है हर को आप बराबर कीजिए। सबसे पहला काम करना हर को बराबर करना।
तो हर को बराबर करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। एक तो है कि इसका हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और इसका हर से इसमें ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में। या तो ऐसे करके हर को आप बराबर कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा संख्या आप मान लीजिए जिसमें इससे गुना कीजिए और इससे गुना कीजिए, दोनों में हर बराबर हो जाए। जिसे फिलहाल में हम इसमें 3 से गुना अगर करेंगे तो 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो 4 तिया 12, दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम यही करना होगा कि हर को बराबर कर देना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हर को बराबर, हर को बराबर। जब हर को बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4, गुना में 3 करते हैं, तो जब नीचे में गुना किया तो ऊपर से में गुना करना होगा। और इधर कितना हो जाएगा 8/3, इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना कीजिए तो ऊपर भी 4 से गुना। अब यहाँ से होगा 3 तिया 9/4 दूनी 8, और यहाँ से क्या होगा 8 चौका 32/4 तिया 12, यहाँ से 4 तिया 12 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ से देखते हैं कि हर बराबर हो चुका है। जब हर बराबर हो चुका है तो बढ़िया से आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 10/12, परिमेय संख्या लिखना होगा तो 10/12, 11/12, 13/12, है ना, 14/12, 15/12। 3 को लिखना था, बहुत सारा आप लिख सकते हैं। कितना आसान तरीका है। कुछ माइनस में लेकर देखते हैं उदाहरण, हो सकता है माइनस में आपको हार्ड लगे, इसलिए इसे -1/2 लेते हैं क्या, और ले लेते हैं क्या, जिसे एक माइनस में एक प्लस में भी आप ले सकते हैं, जिसे 5/2 ले लेते हैं। ऐसा प्रश्न कभी रहे कि इनके बीच, है ना, इनके बीच कितना 2 परिमेय संख्या लिखिए, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस तरह से प्रश्न रहे, तब क्या कीजिएगा, तो फिर से हर को बराबर करना है आपको। और यहाँ से देखने से लग रहा है कि हर बराबर पहले से है, अगर बराबर नहीं रहता तो बराबर करते, समझ रहा है ना। और जब हर बराबर है तो लिखना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। -1/2 है, तो इधर हम लोग 0 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0, यानी 0, यानी तो माइनस में है तो प्लस में आप इसको जा सकते हैं लेकर के। तो पहले लिख देते 0, 0 दोनों के बीच में नहीं है, बिल्कुल दोनों के बीच में है। पहले देते क्या 1/2, ए भी दोनों के बीच में है 2/2, यानी 1 भी दोनों के बीच में है। और क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 3/2, और क्या हो जाएगा 4/2। ये सभी क्या इसके बीच में है, नहीं बीच में है, बिल्कुल बीच में है। तो इस प्रकार हम लोग माइनस में रहे, प्लस में रहे, कुछ भी रहे, कैसू करके परिमेय संख्या रहे, बटा में देल रहे या फिर डायरेक्ट रहे, अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या है। तो कहता है कि वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q तो पूर्णांक है किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। क्लियर हो गया। तो अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, जिसे √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √8 अपरिमेय है, √10 अपरिमेय है ना, √15 अपरिमेय है। तो जितना भी रूट में है और इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये सभी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब इसका हम लोग दशमलव प्रसारी में दूसरा तरीका से परिभाषित अगर करेंगे तो लिखेंगे कि जिस भिन्न का है ना दशमलव, जिस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत, इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, क्या अशांत अनावर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि अशांत अनावर्ती क्या होता है। अभी कुछ देर पहले हमने क्या देखा था? अशांत आवर्ती। यहाँ पर है अशांत अनावर्ती। तो आखिर अशांत अनावर्ती क्या है ना? तो इसको समझते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, √2। चलिए क्या उदाहरण लेते हैं? √2। और √2 का हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? √2 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो इस प्रकार आपको लिखना होगा, दशमलव के बाद अपना मन से शून्य उतारिए और कैसे लगा देते हैं? 1 से, एक बार में कितना होगा? 1, 1 उतर जाएगा और जितना बार में लगाते उतना ही जोड़ देते हैं, 1 1 2 और यहाँ डबल जीरो उतर जाएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ दशमलव डाल दीजिए। उसके बाद में कई बार लगाइए? 24 चौ 96, 4 बार में 24 चौ 96 कितना उतर जाएगा? 4 और 4 4 8 और यहाँ से 2। उसके बाद डबल जीरो उतरता है, पता ही होगा आपको, 8वां क्लास में पढ़े होंगे वर्गमूल निकालने के लिए। उसके बाद कितना से लगाए? 1 से, है ना? 1 से लगा दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 8 और इधर 2, कई बार 281 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 119। और भी आप आगे लगा सकते हैं, डबल जीरो उतारिए उसके बाद लगाइए। जब इसको आप लगाइएगा ना तो हो जाएगा 1.4142, है ना? 13562 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ध्यान से देखिएगा तो कहीं भी इसका रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन भी नहीं है और कहीं कटता भी नहीं है। आप कितनों दूर इसको काटते चल जाएगा, आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कटेगा नहीं है। तो वैसा भिन्न यानी वैसा संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है और साथ में अनावर्ती होता है। अनावर्ती समझ गया ना? कि कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आपके बुक में बाय द वे इस तरह से प्रश्न लिखा रहे कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो संख्याएं हैं वो परिमेय है कि अपरिमेय। तो जब भी आप देखिएगा कि डॉट डॉट लगा रहे, क्या लगा रहा है? डॉट डॉट, तो उसको किस में रखेंगे? अपरिमेय की श्रेणी में। अपरिमेय समझ में आ गया ना आपको? समझ में आएगा कि ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। अब कुछ अपरिमेय संख्याओं से हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे प्रश्न के रूप में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय, है ना? अनंत परिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गया? दो परिमेय संख्याओं को कोई पूछ दे आपसे कि बाय बुक में ही क्वेश्चन आ जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो उसको बोलिएगा अनंत परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अनंत अपरिमेय संख्या होती है। समझ गए? अगर परिमेय रहेगा तब भी अपरिमेय अनंत रहेगा और परिमेय के बीच अपरिमेय पूछे तब भी अपरिमेय अनंत ही होगा। इसी प्रकार अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच, है ना, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गया? अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय पूछे तब भी अनंत। और एक पॉइंट और बन जाएगा कि दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय कितना रहेगा? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया ना? दो परिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या और दो अपरिमेय की संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय परिमेय, कैसे पूछे अपरिमेय 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 आपको बता देना है। बढ़ते हैं अगला कुछ थ्योरी में।
अब आखिर में समझते हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि सभी प्रकार के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह यानी समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, जिसे हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। यानी वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है ना, और परिमेय संख्या भी शामिल होती है, पूर्णांक भी होती है। यानी जितना प्रकार के धरती पर संख्या है, जितना प्रकार के धरती पर संख्या है, सब के सब कौन सी है? वास्तविक संख्या है। इसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो जाएगी, एक हो जाएगी क्या? परिमेय, और एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ये प्रकार के ना, कारण कि परिमेय और अपरिमेय के अलावा परिमेय और संख्या होता क्या है? अपरिमेय को ही आप बांटिएगा तो पूर्णांक हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा, सॉरी प्राकृत नहीं पूर्णांक हो जाएगा, है ना। यानी ये दोनों संख्या के बीच में और बाकी संख्याएं घूमती रहती है। यहाँ समझ गया? अब यहाँ से हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं। अब बहुत ही पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। आपके बुक का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर शायद 1-2 ऐसे करके, उसमें इसको दिया गया, यूज किया गया है। एन से किसको सूचित करते थे? याद है होगा आपको शायद, नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर और इस प्रकार से लिखते हैं, यानी इसको क्या कह सकते हैं, यानी सूचित करता है, बिलोंग्स करता है ना। इसे सबसेट शायद इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। तो सभी प्राकृत संख्या जो है वो क्या होल नंबर हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या होल नंबर हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या हो सकता है। और सभी पूर्ण संख्या जो है वो क्या हो सकता है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है। जेड किसको बोलते थे? जेड पूर्णांक को नहीं बोलते थे, हाँ पूर्णांक को बोलते हैं, इंटीजर को। तो सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक हो सकती है। और सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को यहाँ पर क्यू द्वारा हम दर्शा देते हैं। तो सभी पूर्णांक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और सभी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। ये बात आप समझे कि नहीं? ये बात समझिए, बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है ना। और सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बात समझ में आया? लेकिन इसी को अगर उलट दे इधर से, कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती। इधर से आप इधर आइएगा ना तो नहीं होगा, लेकिन इधर से आप इधर जाएगा तो बिल्कुल ही हो जाएगा। उसी प्रकार क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है। लेकिन यही कर दे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। समझ रहे हैं ना? यानी इधर से आपको इधर जाना है तो होती है, लेकिन इधर से इधर आएगा तो नहीं होगी। इसका आप जांच भी कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को किससे सूचित करता है? 1 2 3 4। वही होल नंबर कैसे? 0 1 2 3, इस तरह से। वही जेड क्या होता था? जेड होता पूर्णांक, यानी कि -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से। और वही क्यू क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो सब हो जाएगा, माइनस में भी रहेगा, प्लस में भी रहेगा, है ना, बटा के रूप में भी रहेगा, क्या सब रहेगा इसमें। और वही रियल नंबर में तो सब हो जाएगा। परिमेय को भी रियल नंबर कहते हैं, अपरिमेय को भी रियल नंबर कहते हैं। समझ रहे हैं ना? माइनस में प्लस में सब हो जाएगा। अब यहाँ से समझ लीजिए, अगर प्राकृत संख्या को हम रखते हैं होल नंबर में, पूर्ण संख्या में, तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन इसको इधर लाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 शामिल है। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार ए वाला इसमें शामिल है, लेकिन क्या ए वाला इसमें शामिल है? ए वाला बिल्कुल भी शामिल नहीं, क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस शामिल नहीं है। उसी प्रकार ए वाला सारा का सारा संख्या इसमें तो शामिल होगा, लेकिन क्या ए वाला संख्या इसमें शामिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें बटा भी हो सकता है, तो नहीं शामिल होगा।
उसी प्रकार ए संख्या इसमें शामिल है, लेकिन इसको अगर इधर लाएंगे तो शामिल नहीं होगा, क्योंकि इधर रूट में भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इस पॉइंट को बढ़िया से आप समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग अध्याय पर इसको आसानी से बना लेंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा। अगला पॉइंट है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। और इसका भी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये कुछ नया है नहीं, है ना? नया इसको हम लोग बनाएंगे। सभी परिमेय संख्या का क्या बोलता है? दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत होता है। और अगर मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इसका परिमेय संख्या मतलब ये शांत है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो देख के बताने के लिए क्या करेंगे, तो जो शांत रहेगा उसका जो हर रहेगा यानी क्यू का मान वो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडन के रूप में रहेगा। समझ रहे हैं ना? के रूप में रहता है। कहने का अर्थ हुआ कि जिस दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो उसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। कैसे? अगर हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहे तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि क्या होगा? शांत होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जिसे हम लिख देते हैं 17/10। इसको तोड़ेगा क्या होगा? 17/2 गुने 5। यानी यहाँ से देख रहे हैं कि क्यू का जो मान है हर का मान 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार आप निकालिएगा, भाग लगाएगा तो बिल्कुल शांत होगा, दशमलव के बाद कहीं न कहीं कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसका दूसरा पॉइंट है कि अगर अशांत आवर्ती रहे, क्या रहे? अशांत आवर्ती रहे। तो जब अशांत आवर्ती रहेगा तो जो क्यू का मान है वो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडन के रूप में नहीं रहेगा। समझ रहा है ना? 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडन के रूप में नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो समझ लेंगे क्या है? अशांत आवर्ती है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह दे कि 17 ऐसे 17 बार बार नहीं लेते हैं, 18 लेते हैं। 18 हम ले लेते हैं कितना? 22। तो क्या हो जाएगा? 18/22 को लिखेंगे 2 गुने 11 ना, 2 में 18, क्या जाएगा? 9/11। यहाँ पर क्या देखते हैं कि निचवा में 11 है, 2 और 5 नहीं है, तो 2 और 5 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 11 ले लेते हैं क्या? 6। 11/6 को क्या लिखेगा? द्वितीय 6, द्वितीय 6 ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 के अलावा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है। तो 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या रहे तो क्या हो जाएगा? अशांत रह जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। समझ गए? और देखते हैं, जैसे ले लेते हैं 14/15। 14/15, तो इसको क्या लिखेंगे? 14/3 × 15। यहाँ पर क्या है? 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 3 है, तो 5 के अलावा अगर 3 है तब भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? अशांत। समझ रहे हैं ना? कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए थ्योरी में ही। जैसे 12 ले लेते हैं क्या? 12/15 ले लेते हैं। आपसे पूछे क्या शांत है क्या शांत है, क्या कीजिएगा? देखते हैं तोड़ करके। 12 लिख सकते हैं इसको, 3×5 = 15, तो जाएगा 3 चौका 12, क्या आया? 4/5। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 सिर्फ है, 5 के अलावा कोई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। समझ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब आपको मन में सवाल उठता होगा कि हम तो अभी देखें कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n रहता था तब शांत होता था, तो यहाँ तो 5 है, 2 तो है ही नहीं है, तो 2 नहीं तो मत है। यहाँ पर 2 के पावर 0 भी तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 के पावर 0 किसी के पावर 0 लिखते हैं तो 1 के बराबर होता था, 5 में 1 से गुना कीजिए 5 रहेगा। अब आ गया 2 और 5, आ गया ना? तो निचवा में अगर खाली 5 रहे या खाली 2 रहे तब भी शांत रहेगा, या तो 2 और 5 दोनों एक साथ रहे तब भी शांत रहेगा। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई भी आ जाए हर में, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार आप किसी भी भिन्न को देख करके उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन के। क्लियर हो गया है ना? अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर और बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इतना जो थ्योरी पढ़ाएं या फिर हम खुद भी इसमें पढ़े हैं
तो बनता है कि नहीं बनता है? बन तो जाना चाहिए, देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और संबंध आपको याद होगा, ये संबंध आपको हम बताए हैं अभी जस्ट, है ना। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है और होल नंबर पूर्णांक हो सकता है, यानी इंटीजर्स हो सकते हैं। और सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। और सभी परिमेय संख्या रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होते हैं। और इसी कथन के आधार पर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उसको आपको बताना है कि सत्य है अथवा असत्य है, और कारण सहित भी आपको बता देना है ना। तो देखते हैं। पहला कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर डब्लू। एक प्राकृतिक संख्या होती है तो होल नंबर इधर आएगा, है। होल नंबर इधर नहीं आ सकता है, बताया था ना। जब इधर जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो होगा। ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और ये कथन क्यों असत्य हुआ? क्योंकि शून्य क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या में कैसे शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। वो शून्य एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। बस साबित भी हम लोग कर दिए, कारण दे दिए। यही कारण है क्या है? कथन असत्य हो गया। समझ में आ गया ना। क्योंकि शून्य जो है प्राकृत संख्या में शामिल नहीं हो सकता है, और जब प्राकृत संख्या में शामिल शून्य है ही नहीं तो फिर आप जबरदस्ती कैसे शामिल कर दीजिएगा? वही तो करा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। अगर शून्य को हटा दिया जाए तब जाकर के हो सकती है, लेकिन शून्य कैसे हटा दीजिएगा? हटा ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार ये कथन असत्य हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर्स जो होते हैं, क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। इधर से हम लोग राइट जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कथन सत्य हो जाएगा, है ना। और कुछ भी उदाहरण आप ले सकते हैं। उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 2 क्या है? पूर्णांक ही है, तो 2 परिमेय भी संख्या भी है। तो पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या या पूर्णांक यहाँ है, तो फिर रिवर्स आना होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो हो जाएगा कथन क्या? असत्य। कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 3/4 को बात करें तो परिमेय संख्या बिल्कुल है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक है तो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, समझ गया ना। अगला है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q यानी पूर्णांक है तो q इक्वल टू ±1 होगा, है। इसको ध्यान से समझना होगा, ऐसे फिलहाल में हो जाएगा असत्य। कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या और पूर्णांक है। जब परिमेय संख्या रहेगा तो पूर्णांक, मतलब पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होगा ही। तो क्या q का मान ±1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसे उदाहरण लीजिए कि 6/2, 6/2 ये क्या है? परिमेय संख्या भी है और साथ में पूर्णांक भी है। तो क्या q का मान ±1, q का मान 1 है, q का मान यहाँ पर 2 है फिलहाल में, है ना। q का मान क्या है? यहाँ से देख रहे हैं कि q का मान आ रहा है +2। तो कोई जरूरी नहीं है कि q का मान ±1 ही हो, बनी हो, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है। हालांकि इसको जब हल करेंगे, काट देंगे तो 2 तिया 6 यानी बिल्कुल नीचे में आ जाएगा कितना? +-1 आ जाएगा ना। लेकिन ऐसे जब लिखना हो तो कोई जरूरी नहीं, इसलिए असत हो गया। बात समझ में आ रहा होगा शायद आपको। कारण उधर हम लिखाए थे तो उधर लिखाए थे जो पूर्णांक होता है उसके इंटीजर, सॉरी उसका जो हर होता है क्यू, उसका मान 1 के बराबर होना चाहिए, उधर लिखाए थे। लेकिन यहाँ पर दूसरा चीज है, बात को समझिए। अगला है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, p/q पूर्णांक नहीं है तो q ±1 नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ही सत्य कथन है, बिल्कुल ही क्या है? सत्य है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 4/3।
क्या उदाहरण लेते हैं? 4/3। तो 4/3 क्या पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। कहता कोई भी परिमेय संख्या जो p/q पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो क्या q बराबर ±1 नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। q का मान यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर ±1 लिख देंगे तो फिर तो ये पूर्णांक हो ही जाएगा। तो बिल्कुल कथन क्या है? सत्य है। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, p/q करने के लिए नीचे बार में 1 लगा देना है कुल्हे में। कितना आसान है। p/q में हो गया, ऊपर में p है, नीचे बार में q है, p/q हो गया। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? तो बिल्कुल है। इसे मान लीजिए एक उदाहरण में कि 0/5 लेते हैं, तो 0/5 परिमेय संख्या नहीं? बिल्कुल है। 0/5 मतलब क्या हुआ? 0 हुआ। तो परिमेय संख्या है? हाँ है। समझ गया ना? अगला है कि p/q परिमेय संख्या यदि q बराबर 0? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं, कारण कि जब किसी भी संख्या में आप 0 से भाग लगाते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत के बराबर। ये परिमेय संख्या नहीं होती, तो परिभाषा ही है। आगे 4 नंबर के लिए स्थानों को भरना है। तो 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा। तो दशमलव इसका शांत होगा। क्यों? क्योंकि 7/, इसको जब निकालेगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। और जब हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के रूप में रहे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता था? शांत। अभी ना बताए थे आपको, ये शांत हो जाएगा। 3/25 को देखेगा तो 3 बटा क्या लिखेगा? इसको 5 के पावर 2, तो केवल 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत ही हो जाएगा। क्लियर? अगला है 7/12, देखिए करके। 7 क्या लिखेगा? 4 तिया 12, यानी 3 गुना 2 के पावर 2 हो जाएगा ना? यहाँ देखते हैं 2 के अलावा 3 भी आ रहा था, क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। आगे है कि परिमेय संख्या p/q के हर का गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को दशमलव में लिखा जा सकता है। तो किस दशमलव लिखिएगा? शांत में। तो स्टेटमेंट आपको बता ही दिया था ना कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के घात के रूप में रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा? देखते हैं। 2/11 तो अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 5/9 3 है, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत ही हो जाएगा। 9/16 इसको लिखेगा तो 9 बटे क्या है? 2 के पावर 3, नहीं 2 के पावर 4 ना हो जाएगा। 16 के 4 लिखेंगे तो 2 के पावर 4। तो 2 और 5 के रूप में रहता था तो शांत यही ना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 शांत होगा। ये तो अशांत होगा क्योंकि इसमें 3 शामिल है। लिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा? देख लेते हैं। 8 है, 25 है, 20 है, 4 5 20, इसमें 3 है, यही ना हो जाएगा अशांत। समझ गए होंगे, बहुत सारा प्रश्न ऐसा बताए हैं। लिखित परिमेय संख्या में कौन अवसानी? अवसानी मतलब क्या समझते हैं? अवसानी मतलब होता है शांत। अवसानी मतलब क्या होता है? शांत। तो शांत दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। तो शांत को इसमें किसको कर सकते हैं? 3/8। 3/8 ये भी शांत हो जाएगा क्योंकि केवल 2 रहेगा हर में। और 5 40, इसमें 2 और 5 है तो इसको भी कर सकते हैं। और इसको तोड़ के देखिए, 13, ये तो नहीं कटेगा, ये तो हो जाएगा शांत ना। 50, 10 पचे 50, यानी 2 और 5 आएगा इसमें भी, तो इसको भी कर सकते हैं हम। और किसको कर सकते हैं? 138, देखिए का काट के शायद ही नहीं होगा। 25/128, हाँ 128 हो जाएगा। 64, 64 गुना ना, केवल 2 इसमें आएगा तो हो जाएगा 7/35, तो होगा नहीं। तो ये सभी को हम अफसानी यानी शांत के रूप में दर्शा सकते हैं। क्लियर? 8 नंबर है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अनअवसानी? अनअवसानी मतलब अशांत। कौन कौन इसमें अशांत है? तो देख लेते हैं। 11/17 की बात कीजिएगा आप, तो 11/17 क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 3/10 ये तो शांत ना हो जाएगा, इसको छोड़ देना है। 9 दूनी 18, इसमें 3 आएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। और इसको ये तो नहीं, तो शांत होगा। 2 और 5 आएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। और क्या, ये क्या आएगा? 11 गुना 11, ये भी अशांत होगा।
और 10 से भी अशांत होगा, 17/21 से भी अशांत होगा। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि शांत है कि अशांत है, आपको इसी को लिखना है। इसके लिए आप भागा लगा सकते हैं। क्या कीजिएगा, जैसे 36 बटा क्या है, 100 है। 36 में आप 100 से भाग लगाइए, या दशमलव डालिए, 0 उतारिए, 0 उतारिए, कितना 3 बार में 300, कितना उतरेगा 0, 6, 0 उतरेगा, 100 छक 600, कर गया ना पूरा पूरा, यानी अगर कितना 0.036। क्लियर? इस तरह से आपको सब में भाग लगाना है। जैसे मान लीजिए कि हम 6 में भाग लगाते हैं, 1 में 3 से, क्या आ जाएगा इसका? फिर कहता दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जब पूरा पूरी कट जाता है तो क्या होता है, शांत न होता है। पहला क्या हो गया, शांत हो गया। इसमें भाग लगाया था 0, सॉरी दशमलव दिए, इधर 0 डाल देते हैं, 0 होगा, 3 तिया 9, कितना उतरेगा 1, 0, 3 तिया 9, है ना। रोजा 1 उतरेगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह से आएगा। इसका जो मान आएगा क्या आएगा, 0.333 डॉट डॉट डॉट। ये पूरा पूरा ना कट रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है ना। रिपीट कराते परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा इसका, अशांत। समझ रहा है ना। इसी प्रकार आप सब में भागा दे करके देख लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, शांत होगा। अगर कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा तो अशांत होगा। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला अगर प्रश्न लेते हैं 5 बटे क्या है, 16 है। इसके लिए 5 में हम लोग 16 से भाग लगाएंगे। 16 से भाग लगाइए, दशमलव डालिए, यहाँ 0 उतरेगा, 16 48, कितना उतर जाएगा 2, 0, 16 का है 16, कितना उतरेगा 4, 0, 16 दो नहीं 32, कितना उतरेगा 8 ना, 16 पचे 80, यानी इसका बराबर लिख सकते हैं 0.3125। समझ रहे हैं, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा प्रश्न की बात करें 2 नंबर का, तो बना लीजिएगा, बहुत आसानी ये सब बन जाएगा। जैसे 10 में भाग लगाए कितना 3 से, 10 में 3 से भाग लगाए तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, कितना उतरेगा 1, दशमलव डालिए, 0 डालिए, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, फिर कितना उतरेगा 1, 0, 3 तिया 9। यानी देखते हैं क्या बार बार यही संख्या आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10/3 बराबर 3.3, और इसके पावर में आप रेकरिंग डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ होता है कि यही 3 बार बार रिपीट करेगा। या तो आप इसको रेकरिंग ऐसे डाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 और एक पावर में रेकरिंग, ऐसे बिंदु डाल करके भी आप रेकरिंग बना सकते हैं। समझ रहा है ना। या तो आप ऐसे डैश देकर रेकरिंग बनाए, या फिर बिंदु डाल के, दोनों भी सही है। क्लियर? इसी प्रकार इसका कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत आसान प्रश्न है, तो पहला देखते हैं। हालांकि इसको हम मान के भी बना सकते हैं, इसे आपको बहुत ईजी तरीका बताते हैं इसको बनाने के लिए, बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कि 1.27 के पावर में क्या है, रेकरिंग है माथा पर, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग। हिंदी में बोलते हैं बार, अंग्रेजी में रेकरिंग। तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, जितना ये लिखा हुआ है पहले इसको लिख दीजिए, कितना 127 लिख दिए। उसके बाद रेकरिंग जितना पर है उसको रहने दीजिए, जितना पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर दीजिए। कितना पर रेकरिंग नहीं, 1 पर, 1 को माइनस कर देते हैं। अब बटा पे आते हैं, बटा में जितना पर रेकरिंग रहेगा जय संख्या पर उतना 9 लिखेगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद घटा 100 कितना बचे, 126 बटा में 99। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, कितना 14वां 26 है और 11वां 99, यानी कितना आ जाएगा 14/11। तो क्या 14/11 परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप में इसको हम व्यक्त कर चुके हैं। ये परिमेय संख्या हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपको दर्शा देना है। जैसे इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है 0.333, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा था। इसको क्या करेंगे, 3 के पावर रेकरिंग कर देंगे माथा पर। समझ रहा है ना। जब इसको तोड़िएगा तो क्या लिखेगा 3, और इसमें तो कुछ घटेगा नहीं क्योंकि रेकरिंग है और उसके बाद कुछ है ही नहीं, 3 हो जाएगा। बटे में क्या लिखेगा, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 कर जाएगा, तो बचेगा 1/3। तो क्या 1/3 नहीं है परिमेय संख्या, बिल्कुल ही परिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ से हो गया आपको।
1/3 हो गया यहाँ पर परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में हम लोग व्यक्त कर चुके हैं। इसी प्रकार और आपको कर लेना है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको लग रहा है बहुत भारी है। इसे 4 नंबर देते हैं। 4 नंबर में लिखा है 0.23 है ना, 0. कितना लिखा है 2 3 5 3 5 3 और 5 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर रिपीटेशन है। कैसे रिपीटेशन है, इसको हम लोग दूसरा तरीका से ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0.235 और 3 की 5 के माथा पर एक रिंग। ध्यान से देखिए 0.235 यानी 3 5 बार बार आ रहा है, तो 3 5 के ऊपर में रेक रिंग डाल देते हैं। और जब रेक रिंग डाल दी, इसको तोड़ने के लिए बता ही दिए। इसको करेंगे कि जिस पर रेक रिंग मतलब टोटल पहले लिख दीजिए, 235 लिख देते हैं, और जिस पर एक रिंग उसको माइनस कर दीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बटा में जितना पर एक रिंग उतना 9 देते हैं। और एक चीज़ और नया समझिए, रेकरिंग और दशमलव के बीच में जितना अंक रहता है उतना 0 डालते हैं। 2 है बीच में तो 1 0 डाल दीजिए। घटाए तो कितना आएगा 233 न, और बटा में 990, 233 बटे 990। बस अब कुछ करना नहीं, इसको कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, जितना भी आ जाएगा इसका मान। यही हो गया क्या P/Q के रूप में। इस प्रकार में दर्शा दिए कि भी परिमेय संख्या ही है। क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार इसका आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला इसमें है कि 0.25, तो इसको तो बहुत आसानी से आप तोड़ लीजिएगा। दशमलव को इसको हटाइए, दशमलव हटाएगा तो कितना उतरेगा 1, और 2 अंक है तो 2 शून्य। इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा 4। समझ गया ना। इसमें देखते हैं, इसमें भी वैसा ही दशमलव आप हटाइए, दशमलव हटाएगा तो क्या उतरेगा 1, और 2 अंक है तो 2 शून्य। काट दीजिए इसको, कितना से कट जाएगा 27 दूना 54, 50 दूना 100, यानी हो जाएगा कितना 27/50। कर लीजिएगा ना। और कौन देख लेते हैं, काको कुछ बड़ा देख लेते हैं, जिसे 4 नंबर देखते हैं। अभी आपको बताए थे जितना है संख्या पहले लिख देते हैं और माइनस करते हैं, माइनस से कुछ होगा नहीं। एक पर है रेकरिंग, ये दशमलव में रेकरिंग है, तो बटा में क्या 9 उतारेगा, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ सॉरी, और यहाँ पर देखिए दशमलव और एक रिंग के बीच में एक अंक है, तो एक 0 भी आपको बैठाना होगा। गलती हो गया यहाँ पर, सॉरी। समझ गया ना, बहुत आसान है। ये 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर होगा और एक रिंग, ठीक। तो इसको लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल संख्या लिखिए, कितना 46, कितना हो जाएगा 46 732 न, 732। अब माइनस, जिस पर एक रिंग नहीं माइनस कीजिए, किस पर एक रिंग है 46 पर एक रिंग नहीं है, तो इसको माइनस कर देते हैं। और बटा में क्या हो जाएगा, कई गो पर एक रिंग है 1 2 3, 1 2 3 गुना लिखना है। और एक रिंग और दशमलव के बीच में जो संख्या होता है उस पर 0 डालते हैं, 0 डाल दीजिए। बाकी जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा घटा उठा करके, तो इसका मान आ जाएगा शायद कितना, काट छाट के आ जाएगा 7781, और बटा में 1665, 1665। क्लियर हो गया ना। इस प्रकार और जो प्रश्न बहुत इजी दिया है आप बना लीजिएगा। 12 नंबर 13 14 आप बना लीजिएगा, आसान प्रश्न है। 15 नंबर को देखते हैं। 4/5 और 7/13 के बीच परिमेय संख्या लिखिए। तो इसके लिए आपको क्या बताया कि सबसे पहले हर का बराबर कर लेते हैं हर को। तो हर को बराबर करने के लिए 2 तरीका बताया था, या तो इसका हर से इसमें गुना करना है ऊपर नीचे, और इसका हर से इसमें गुना, या तो कोई ऐसा संख्या मानिए जिसके गुना करके ऊपर नीचे दोनों को बराबर कर देते हैं। फिलहाल में हम इसका हर से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4/5, और इसमें हम 13 से गुना करते हैं ऊपर एंड नीचे, है ना। और 7/13 न था, तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या ना 13 चौका 52, बटा में हो जाएगा 13 5 65, और यहाँ से हो जाएगा कितना 7 5 35, बटे में 13 5 65। अब कहता है इसके बीच मात्र एक परिमेय संख्या लिखना है। बताइए, और ज़्यादा लिखना कहता, एक परिमेय संख्या लिखना है। तो इसके बीच में जब परिमेय संख्या लिखना रहे तो क्या करेंगे,
51/65, दोनों के बीच में ना एक परिमेय संख्या 51/65, ये आंसर हो गया। और बता रहे हैं बार बार कि ये जो आंसर हम निकाले हैं, ये वाला आंसर आपके बुक में मैचिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि प्रश्न संख्या 13 से 24 के विद्यार्थियों के उत्तर दिए गए उत्तर से भिन्न हो सकते हैं। समझ रहा है ना? इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, कोई बात नहीं है, मेरा बनाया हुआ बिल्कुल ही सही है। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। -2/5 है, और क्या दिया हुआ है? और दिया है -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो इसके बीच में तो एक भी परिमेय संख्या नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या बोले थे कि कोई भी एक संख्या माने जिसे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। बाद में हम 10 से गुना कर देते ऊपर नीचे, इसमें भी और इसी प्रकार इसमें भी एंड इसमें भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 20/10 बचे 50, और इधर हो जाएगा कितना, माइनस के 10/10 बचे 50। अब इसके बीच 3 संख्या लिखना बहुत आसान है। इसके बीच जब 3 संख्या लिखेंगे परिमेय संख्या, तो हो जाएगा -19/50, -18/50, -17/50, है ना? और भी लिख सकते हैं, 3 ही लिखना तो इसलिए 3 हो गया आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है कि 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। फिर वही काम करेंगे, कोई भी संख्या से गुना कर लेते हैं। बाय द वे इसमें 10/10 से गुना कर लीजिए, क्या जाएगा, 10/10 से गुना कीजिएगा तो शायद आ जाएगा। देखते हैं करके, नहीं आएगा तो 100 से गुना करेंगे। इसमें 0 गुना करेंगे क्या, 10/10, और 0.2 गुना 10/10। जब इसको दशमलव को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ पर आएगा कितना 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा 2/10, 0 2/10। हालांकि इसमें बटा में 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 परिमेय संख्या कहा तो 3 परिमेय संख्या इसमें हो नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे, फिर से 10 ऊपर नीचे गुना करेंगे। फिर से क्या करेंगे, 10 ऊपर नीचे गुना करेंगे। समझ रहा है ना? हालांकि एक ही बार आप 100 से गुना कर दीजिए तब भी हो जाएगा, एक ही बार 100 से गुना कर दीजिएगा, दोबारा फिर करने से क्या लाभ है, बार बार करने से अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 बटे ऊपर 0 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 ना है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 20/100। इसको आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से भाग ले तो 0 ही आएगा, लेकिन हर को बराबर रखने के लिए अच्छा लग रहा है तो इसलिए ऐसे रहना देते हैं। अब इसके बीच में नहीं कर सकते हैं कि 1/100 है, 1/100 है, 2/100 है, 3/100 है, 3 ही को शायद बोला था लिखने के लिए, 3 ही परिमेय संख्या ना, 3 ही परिमेय संख्या निकालना, तो निकाल दिया हम यहाँ पर। क्लियर हो गया ना? आंसर मैचिंग नहीं करेगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 24 नंबर प्रश्न है कि इतना और इतना के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, उनमें 10 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो आपको बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनेक। अनेक यानी अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, एक आंसर हो गया। अब इसके बीच में हमको 10 परिमेय संख्याओं को लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप गुना कर दीजिए। जिसे मान लीजिए 25 में हम गुना कर देते हैं 100 से डायरेक्टली, ऊपर भी एंड नीचे भी, है ना? क्योंकि 10 से गुना करते हैं तो बहुत कम ही मान आता है, इसलिए 100 से गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे दोनों को गुना कीजिएगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 250/100, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा 260/100। अब इसके बीच लिखते हैं कितना परिमेय संख्या आता है, 251/100, 252/100, 253/100, है ना, 254/100, 255/100, 256/100, 257/100, 258/100 और 259/100। 60 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि 60 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, लिखना था 10, आया जबकि 9, तो ये तो नहीं सही हुआ। इसके लिए क्या करेंगे,
अब 1000 से आप गुना कर लीजिए। अगर इसे लिखे हैं तो नहीं आया तो इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जब हम 100 से गुना किए और नहीं आया मान, तो इसको क्या करना है, 1000 से आपको गुना कर देना है। चलिए इसको मिटा करके 1000 से गुना कर लेते हैं। इस करेंगे क्या कि 2.5 को गुना करेंगे 1000 से, ऊपर भी एंड नीचे भी, और जब लिखेंगे 2.6 गुना 1000 और बटे नीचे में भी 1000। समझ रहे हैं ना बात को। मान को बड़ा लेंगे, अगर नहीं मान आ रहा है तो उसके बीच में 10 को पूरा तो क्या करेंगे, बड़ा से गुना करेंगे। तो हो जाएगा 25 पर कितना 2 सुना बटे में 1000 ना, और इधर हो जाएगा कितना 26 पर 2 जीरो बटा में 1000। अब देखिए 2500 दोनों के बीच में संख्या लिखेगा तो क्या हो जाएगा 2500 1 बटे 1000 है ना, 2502 बटे 1000, 2503 बटे 1000 है ना, 2504 बटे 1000, 2505 बटे 1000, 2506 बटे 1000, इसी प्रकार 2507 बटे 1000, 2508 बटे 1000, 2509 बटे 1000 और 2510 बटे 1000। देखिए हो गया 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के दो परिमेय संख्या रहे उसके बीच आप और परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि x और y परिमेय संख्याएं हो तो दिखाएं कि निम्नलिखित भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं। माना कि x बराबर, x क्या है परिमेय संख्या है, तो जब x परिमेय संख्या है तो x का मान कुछ मान लीजिए, जिसे मान लेते हैं हम कितना 5 मान लेते हैं है ना, तथा y बराबर 6 मान लेते हैं। माने में क्या जाता है, कुछ भी परिमेय संख्या है कि नहीं, 5 भी परिमेय संख्या, 6 भी परिमेय संख्या है। अब हम लोग को साबित करना है, 1 नंबर में साबित करते हैं। कहता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी परिमेय संख्या होना चाहिए। देखते हैं x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, माइनस y का मान कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 25 माइनस 6 का 36 घटा दीजिए, 10 5 15 6 16 से कितना आ जाएगा 11 में बच जाएगा। ये 6 में से 5 गया था 1 और 3 में से 2 गया था 1, माइनस के कितना बच देगा 11। तो क्या माइनस 11 परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है, हम लोग साबित कर लिए। क्लियर। इसी प्रकार को भी साबित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें हम 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का क्या है x बटे वाई, तो x मान कितना रखे थे 5 और y का मान 6, तो क्या 5 बटे 6 नहीं परिमेय संख्या, p बटा q के रूप में बिल्कुल परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं। इसी प्रकार आप इस सभी को साबित कर लीजिएगा। 25 नंबर बहुत आसान था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है आपके इस अध्याय का, जिसमें कहता है कि यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि a के पावर n भी एक परिमेय संख्या होगी, जहां n जो है एक से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे कि दो, हालांकि इसका हिंट आपके बुक में दिया हुआ भी है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय होती है ना। जैसे मान लीजिए 1 है परिमेय संख्या, 2 है परिमेय संख्या, गुना कीजिए तो 2 आएगा नहीं परिमेय संख्या आएगा, बिल्कुल परिमेय संख्या होती है। तो इसीलिए हम लोग a स्क्वायर को ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं a गुना a, तो a गुना a किए तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अगर a स्क्वायर गुना a करते हैं तो a क्यू आता है, तो a क्यू भी क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। ये को क्या होगा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अगर a क्यू गुना a करें तो क्या हो जाएगा a4, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। इसी प्रकार डॉट 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 अगर हम लोग डायरेक्ट कर लें किसको a के पावर
n को गुना कर दे a से, तब भी यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा कि नहीं होगा। तो यही तो साबित करना था कि a के पावर n, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः a के पावर n भी एक परिमेय संख्या होगा। यही क्या हो गया, प्रूव्ड। इस प्रकार पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। अब दूसरे अध्याय के लिए दूसरा वीडियो हम देखते हैं। यह वीडियो को यही प्रिंट करते हैं। तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, बगल जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।